सबसे पहले तो अभी कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं के भाषण में गरीबी की अचानक याद आ गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो परिवार अमेठी में गरीबों के साथ वफा नहीं कर पाई, वो देश के गरीबी के साथ क्या वफा करेंगे, क्या ईमानदारी करेंगे। आपको मैं सिर्फ 2-4 आंकड़े देख के ये समझा सकता हूं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। अमेठी के 1350 गांव हैं, उसमें जैसे अब तो प्रचलित हो गया है, चारों तरफ छपने भी लगा है, अभी तक इज्जत की बिजली नहीं मिली। और अब तो 4-5 महीने से कि राशन भी वहाँ कम हो गया है या गायब हो गया है। अमेठी जो 10 सबसे गरीब ज़िला है यूपी में, उनमें एक अभी तक है। और आप जानते हैं कि कितने दशक के साथ अमेठी ने एक परिवार के साथ अपनी तकदीर जोड़ी। वहाँ पे 76% ऐसे लोग हैं गरीब जिनको 15 दिन से कम साल में नरेगा में काम मिला है। औरतों की बात करते हैं तो औरतों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वहाँ जो हमारी ज़ईफ़ औरतें हैं, वहाँ पे उनको 4 साल से पेंशन नहीं मिला है। और जहाँ तक वादाओं की बात है, एक वादा किया गया था वहाँ पे कि एक वहाँ फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री, मालविका स्टील फैक्ट्री, वहाँ का प्रोडक्शन जो है सेल शुरू कर देगी। आज तक उसका कोई नाम निशान नहीं है। तो ये बस कुछ चंद, और जो भी वहाँ पे पत्रकार जाते हैं उनको तो पता ही है कि वहाँ की गुस्सा कैसा है, वहाँ का क्रोध कैसा है, क्योंकि लोगों का वहाँ पे दिल टूट गया है। और वहाँ पर भी इस वजह से जो मोदी वेव चारों तरफ नज़र आ रही है, जो सैलाब की तरह बढ़ रही है, वो अमेठी में भी पहुँच गई है। दूसरी बात, आसाम पे मुझे उम्मीद है कि आपके भी प्रश्न होंगे इस पे। और कुछ लोगों का कहना है इसमें, मैं कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये कोई मजाक बन गया है। जब भी कुछ भी होता है तो बदनाम करने के लिए बस एक व्यक्ति कांग्रेस को मिलता है या कुछ नेताओं को मिलता है। नरेंद्र मोदी जी अभी यूपी, बिहार, बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं या गुजरात में रहते हैं, और हमारे कहाँ के चीफ मिनिस्टर और कहाँ के लीडर जो हैं, उनको आसाम में घटना हो जाती है, वायलेंस हो जाता है, तो उनका नाम ले लेते हैं। इससे सरासर झूठ मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। इस पे तो मैं सोचा था थोड़ा तंजिया अंदाज में आपसे बात करूंगा, लेकिन तंज करने का भी दिल नहीं करता है। कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है ये सब झूठ की राजनीति देख के और सुनकर। इस घटना की अगर सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ वहाँ की जो जनता है उनसे पूछ लीजिए। आज तक वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं वो लाश अभी तक दफना नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तरुण गोगोई जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं दफनाएंगे। तो बदनाम किसको कर रहे हैं? वो बदनाम कांग्रेस की सरकार को कर रहे हैं। और ये जो है, लोग समझते नहीं है कि वहाँ के खून का एक इतिहास है, खून की राजनीति का एक इतिहास है। वहाँ पे कई बार ऐसा हो चुका है, आज तक
इस घटना के पहले भी बहुत रेफ्यूजी कैंप वहां बन चुके हैं। वहां 14 साल 15 साल से, पता नहीं कितने साल से कांग्रेस राज कर रही है। आज तक उन्होंने इस समस्या का कोई भी समाधान निकालने की तिनका भर कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि उसको पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल में राजनीतिक और इलेक्टरल फायदा होता है, इसलिए यही कारण है। हर जगह वो पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल करते हैं, किसी भी समस्या के हल के इंतजार में नहीं या कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर वहां पे किसी को जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए तो एक कांग्रेस की जो निकम्मी वो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, जो अमन अमान रख नहीं सकती है, उसके तरफ देखें। और वहां पे कुछ पार्टीज हैं जो कांग्रेस के घटक पार्टीज हैं, उन पे आप देखिए जो सच्चाई क्या है। और क्योंकि आप जरूर ये सवाल उठाएंगे तो मैं पहले ही कोशिश करता हूं जवाब देने की। यहां तक इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब भी इनके बारे में बात करते हैं, आप खुद और लिखते भी हैं, तो आप क्या ये शब्द नहीं जोड़ते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स? जोड़ते हैं कि नहीं? तो जब आप खुद मानते हैं कि एक इमिग्रेंट इलीगल है, आप खुद कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट है, तो कोई अगर आवाज़, और ख़ास तौर पे जो हमारे पार्टी और एनडीए के जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, वो अगर किसी चीज़ जो इलीगल है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बुरा हो जाता है। मेरी बिल्कुल बात समझ में नहीं आई। अरे आप खुद, हम सब कहते हैं उसको इलीगल, तो क्या हम इलीगल को लीगल बना दे क्योंकि कुछ लोगों को मतलब वोट की खेती करते हैं? ऐसे हमारा मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा तो सिर्फ कानून के बेसिस पर चलेगा। सड़ी हुई राजनीति, ऐसी राजनीति पे नहीं चलेगा।